हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर के बारे में कि किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब देखिए, आगे की कैलकुलेशन करने से पहले सॉलिड स्फीयर को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को अगर सॉलिड स्फीयर में आगे की कैलकुलेशन देखना है तो उससे पहले हम लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर ये सॉलिड स्फीयर किस टाइप का होता है, क्योंकि हम आगे जो भी बात करेंगे वो सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड ही करेंगे। तो देखिए, सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो गोल हो और अंदर से क्या हो, भरा हुआ हो। यानी क्रिकेट का बॉल अगर अंदर से खाली नहीं हो, यानी अंदर से भी पूरी तरह से भरा हुआ हो, तो हम उसको कह सकते हैं क्या होगा, वो सॉलिड स्फीयर। इसको आप देख पा रहे हैं ना, इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ये इस तरह का ही था, लेकिन ये अंदर से क्या था, खाली था, तो उसको हम लोगों ने होलो स्फीयर बोल दिया था। लेकिन ये क्या है, अंदर से भी भरा हुआ है ना। ये आलू है बेसिकली, यहाँ ये तो आलू है, तो आलू है तो अंदर से खाली तो नहीं होगा ना, अंदर से भी भरा हुआ ही होगा। तो इसको, और ये स्फीयर टाइप का गोल है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ तक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड स्फीयर कैसा होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे, फिर आगे के कैलकुलेशन देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जो क्या होगा, अंदर से भी भरा हुआ होगा। तो भरा हुआ है तो हम लोग ऐसे इसको दिखा देते हैं कि अंदर से भी भरा हुआ है, यानी कहीं से खाली नहीं है। जिसका मास और रेडियस हम लोग को गिवन है, मास m और रेडियस r, ये गिवन है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हम लोग बार बार इस बात को जिक्र करते हैं ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना तो लाजमी है ना। जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता नहीं होगा, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सॉलिड स्फीयर में कुछ इस टाइप से जाता है, इस टाइप से है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन AR। तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब देखिए, यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सॉलिड स्फीयर के एकदम ऊपर से पास हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग रिंग के केस में इसमें बहुत ही अच्छे से समझा था। ये बेसिकली कैसा है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इस सॉलिड स्फीयर जो है उसके ऊपर से और इसका सेंटर से, इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर इधर कहीं है, यानी इसके ऊपर से और उसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकल रहा है। अब वो किस तरह से निकल रहा है उसको अभी हम लोग अच्छे से फील करेंगे, है ना। उसमें आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो किस तरह से जा रहा होगा, हम लोग उसको 3D में देखने की कोशिश करेंगे। और फिजिक्स में हम लोगों ने पहले भी बात किया है ना, कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में नहीं दिखता है तब तक हम लोग को उतना अच्छा फील नहीं आता है। यानी फिजिक्स में अगर आपको फील लेना है, यानी फिजिक्स आपको अच्छे से समझना है, तो आपको ऑब्जेक्ट को बोर्ड पर नहीं, बोर्ड से कहीं बाहर निकाल के 3D में झाँक कर देखना होगा। देखिए, अब झाँकना बुरी बात होता है, पर आपको यहाँ झाँकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वो झाँकेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसका आप टेंशन ना ले। तो चलिए आगे मूव करते हैं कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें इससे पहले हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने होलो स्फीयर के केस में देखा था, अगर आपने होलो स्फीयर का वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर टाइप का, जो अंदर से भरा हुआ है और गोल है ना, ये सॉलिड स्फीयर। और ये मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर किस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन इस होलो स्फीयर से जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं और उसके बाद इसमें डालने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो किस तरह से इस सॉलिड स्फीयर में पास हो रहा है। तो ये जो है वो यही सॉलिड स्फीयर है, देखिए इस टाइप का है। तो ये वो 2D है ना, तो इस तरह से ऐसा बना देंगे तो ऐसा कुछ सर्कल ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से पास हो रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। ये सॉलिड स्फीयर इसके सरफेस से ऐसा पास नहीं हो रहा है, तो कैसा पास हो रहा है, तो वही तो हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे अभी। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये सॉलिड स्फीयर के, देखिए कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, इसको ध्यान से देखिए कहाँ से पास हो रहा है, इसके ऊपर से, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर होगा, उस सेंटर से होते हुए जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से अंदर गया, इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से, और नीचे से देखिए निकला, यानी इसके सेंटर ऊपर से जब यहाँ से डाले हैं, जब हम लोग इसको यहाँ से डाले हैं तो इसके अंदर सेंटर से होते हुए नीचे से इस तरह से निकला है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस टाइप का नहीं है, आप ऐसा देखने में लग रहा है कि इस टाइप से कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस बीच से जो सेंटर से गया है उस दोनों के बीच कुछ गैप है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। हम लोग आगे जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 पढ़ेंगे थ्योरम, तो वहाँ पे बात करेंगे कि इसको
पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका समझ में आया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर से गया और उसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकल गया। तो वो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब देखिए इसके अबाउट ये सॉलिड स्फीयर इस तरह से रोटेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब देखिए इसी में अगर हम दूसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो हम इधर से भी डाल सकते थे, बिल्कुल, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि इसके सेंटर से जाएगा। इसको देखिए नीचे से निकला, बिल्कुल, जो यहाँ से डाले तो इसके बीचों बीच सेंटर से गया, इसके सेंटर से होते हुए यहाँ से नीचे से निकल गया। तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग इसमें डाल सकते हैं, जो कि इस तरह से कुछ जाएगा। देखिए जो इसके सेंटर से होते हुए और देखिए इसके ध्यान से देखिए नीचे से कुछ इस टाइप से निकल जाएगा। ये 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ड्रॉ किया है ना, सेम कोरोना स्ट्रक्चर है ना, ये तो कोरोना है ना, सेम कोरोना लग रहा है ना, बिल्कुल कोरोना जैसा है। तो ये भी खतरनाक ही है क्योंकि ये समझना जरूरी है 3D में आके। आपको अब देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देखिए इसको चारों साइड से घूम के देख पा रहे हैं किस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे पास हो रहा है, बिल्कुल। तो देखिए पहले अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये है, तो ये क्या हुआ, इसके सरफेस से जाके इसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकला। यही अगर हम दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो देखिए सेम पहले जैसा ही है, जो इसके सरफेस सेंटर से गया इसको नीचे से निकला। यही तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो देखिए इसके सेंटर से गया और इस तरह से नीचे से निकल गया। यहाँ से क्या पता चला, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ तो 3 है पर सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेम लग रहा है। इसके अबाउट देखो या इसके अबाउट देखो या फिर आप तीसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखें, तीनों के अबाउट सेम लग रहा है। तो यानी इससे क्या समझ में आया कि इसमें कितना भी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ना पास करें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है तो सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। यानी जितने भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या है, सबके सब सिमेट्री है, सेम है, ठीक है। तो अगर सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबके अबाउट सेम होगा। तब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अब क्लियर है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस सॉलिड स्फीयर में किस तरह से पास हो रहा है। अब तो शायद डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। अभी हम जो भी करेंगे आप बस उसको दिल थाम के देखते रहिए, नज़र टिका के रखिए, क्या हम कर रहे हैं बस उसको आप ध्यान से देखिए। डाउट आएंगे अंदर पर उसको ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम लोग जितने भी इसमें डाउट बनने वाले पॉइंट होंगे सब पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बस चलिए देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, बस उसको आप ध्यान से देखते चलिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से क्या किए, इस तरह से कुछ थीटा एंगल पे गए। क्या एंगल पे गए, थीटा एंगल पे, और एक पॉइंट लिया, जैसे कि होलो स्फीयर में भी किया था, है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। अब इसने क्या किया, इस पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया, तो कुछ इस टाइप से ये पॉइंट इस तरह से सेंटर से मिल जाएगा। अब देखिए ये एंगल हमने क्या लिया, थीटा, है ना, ये क्लियर है। फिर हमने क्या किया, ये जो थीटा एंगल पे आगे एक पॉइंट लिया, उससे दी थीटा एंगल आगे गया, यानी यहाँ कोई पॉइंट लिया और फिर क्या किया, इस वाले को इससे सेंटर से मिला दिया। इस तरह से कुछ होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कितना है, डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या किए, जैसे कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से राइट साइड गए थे और 2 पॉइंट लिए थे, सेम उसी तरह सेम एंगल पे जाके 2 पॉइंट लेते हैं, यहाँ थीटा पे फिर डी थीटा पे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिला, फिर हमने क्या किया, ये फर्स्ट जो थीटा वाला पॉइंट था उसको भी इस लेफ्ट वाले थीटा वाले पॉइंट से मिला रहे हैं, देख रहे हैं क्या बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या किए, कुछ इस तरह से इस टाइप से कुछ मिला दिए, जो कि इस थीटा वाले पॉइंट से इस तरह से मिल रहा है, क्लियर है। फिर दूसरा वाले जो डी थीटा पे जाके लिए हैं उसको फिर हम क्या किए, इस तरह से गए और कुछ इस टाइप से यहाँ से मैच करवा दिए, क्लियर है। अब जो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, होलो स्फीयर का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अभी तक आपने समझ गया होगा कि ये क्या है ना। तो अब देखिए हम क्या करें, इसको इस तरह से शेडेड कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से देख पाए। अब देखिए ये जो हमने पिछले क्लास में भी इसको अच्छे से समझा था, होलो स्फीयर के केस में जो हमने ये जो स्ट्रिप टाइप का दिख रहा होगा जो शेडेड पोर्शन है वो रियल में कैसा है। तो देखिए अब रियल में कैसा है उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रखेंगे ताकि आगे की कैलकुलेशन देखने में आसानी हो। ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका इस तरह से पास हो रहा है। अगर हम इसमें रियल लाइफ की अगर बात करें कि ये जो स्ट्रिप हमने ऐसा लिया है वो किस टाइप से होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो सॉलिड स्फीयर था, ये जो सॉलिड स्फीयर था इसमें बेसिकली है क्या है, देखिए ऐसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गया ये सॉलिड स्फीयर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल पे गया है तो यहाँ से वो पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर उससे दी थीटा एंगल आगे कहीं यहाँ पे कोई वो पॉइंट होगा, क्लियर है। और हमने उसके बाद क्या किया है, इस तरह से इस पर मार्कर तो चल नहीं रहा, फिर भी समझने की आप कोशिश कीजिए। ये कुछ इस टाइप से गोल हमने केवल आगे से नहीं काटा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से एक सर्कल बन रहा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से क्या बन रहा है,
एक सर्कल बन रहा है इस टाइप से कुछ। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह से सर्कल बना, फिर दूसरा जो पॉइंट लिया था उसको इस तरह से सर्कल बना, यानी ये जो हमें साइडेड पोर्शन दिख रहा है ना वो इस टाइप का है, वो कुछ इस टाइप का है। अगर इसको घुमा के देखें तो चारों साइड से इस तरह से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ा कम भी फील आया हो, पर हम लोग अभी जो अच्छे से समझेंगे उसके बाद आपका जो भी डाउट आ रहा होगा अभी भी उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि ये आखिर किस तरह से होगा। अब देखिए ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर का यहाँ सेंटर है और ये जो हमने स्ट्रिप लिया ये इसका स्ट्रिप का सेंटर यहाँ का ही होगा, है ना, यहाँ का ही होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहाँ का ही होगा। अब देखिए यहाँ इसका ये रेडियस होगा, जो ऊपर वाले हमने स्ट्रिप छोटा सा पोर्शन काटा है उसका रेडियस ये होगा, तो हमने क्या बोल दिया, उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर के इक्वल है, जैसा कि हम लोग होल स्फीयर में बात किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका सेंटर, यानी जो छोटे से स्ट्रिप लिए हैं इसका सेंटर इस रियल सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कुछ ऊपर होगा ना। तो चलिए इस वाले सेंटर को क्या करते हैं, ये जो रियल सेंटर है उससे हम लोग बोल देते हैं कुछ x डिस्टेंस, जो भी सेंटर होगा ऊपर, है ना, ये डिस्टेंस x क्या है, ये x जो है वो इस सॉलिड स्फीयर का जो रियल सेंटर यहाँ है उससे जो ये छोटा सा स्ट्रिप लिए हैं इस टाइप का, वो किस टाइप का होगा हम लोग बात करेंगे। उसका जो सेंटर है उसके दोनों के बीच का गैप है x, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रिप लिया उसका कुछ थिकनेस भी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले थिकनेस को dx बोल देते हैं, ठीक है। इस वाले थिकनेस को क्या कर रहे हैं, dx बोल दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कम फील आ रहा होगा कि हम लोग कैसे x क्या है dx क्या है, तो चलिए अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और उसको कैसे समझेंगे, ये जो छोटा वाला स्ट्रिप है इसको हम क्या करते हैं बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए यही है एक सॉलिड स्फीयर, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये चाकू है, इसकी हेल्प से ये छोटा वाला जो स्ट्रिप लिया है इस सॉलिड स्फीयर में से निकाल के यहाँ कहीं रख के देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, हमने पहला पॉइंट कहाँ लिया था, यहाँ कहीं लिया था, क्लियर है, ये पहला पॉइंट यहाँ कहीं लिया था जहाँ पे होल है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से थीटा जाके पहला पॉइंट, फिर यहाँ से डी थीटा गया, फिर यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखिए, और फिर इसको इस तरह से सर्कल में और इस तरह से चारों साइड से काटा। तो उसको काट के भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन को हटा देते हैं और फिर इसको काटते हैं ताकि काटने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ये है, तो सिंपल हमने क्या किया, इस तरह से इसको काटा, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कुछ काटा। उसके बाद जो थीटा एंगल पे हमने काट दिया, फिर डी थीटा एंगल पे गया है, और फिर हमको देखिए, इसको ध्यान से देखिए किस तरह से काटा, कुछ इस टाइप से काट दिया, है ना। अभी सेम ऐसे ही है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना सेम इसी टाइप का है। अगर आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा अगर स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पोर्शन कौन सा है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो कटा है इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो ये है, ये वाला पोर्शन, और ये जो स्ट्रिप है वो ये बीच वाला ये वाला पोर्शन है, और ये ऊपर में जो थोड़ा बच गया है वो ये वाला पोर्शन है। देखिए ये स्ट्रिप से नीचे वाले पोर्शन ये हो गया, ये जो स्ट्रिप है जो हमने एलिमेंट काटा है वो इस टाइप का हो गया, ठीक है। और फिर इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है वो ये है, जो इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, जो एलिमेंट ये काटे हैं उसी को निकाल के बाहर तो रखना है। तो ये एलिमेंट कौन सा है, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का है, देखिए जरा, कुछ इस टाइप का। अब इसी एलिमेंट को हम यहाँ पे रखेंगे इस टाइप से, क्योंकि ये हमारा इस सॉलिड स्फीयर का क्या है, स्मॉल एलिमेंट है। अब स्मॉल एलिमेंट में तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है जो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है ना, वो किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। जब हम एक बार स्मॉल एलिमेंट का पता लगा लेते हैं, फिर उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट सेट करके, और उसके बाद कंप्लीट जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है ना। तो ये जो स्ट्रिप है वो क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट तो ही है। अगर इस स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाए ये कैसा है ना, रिंग है, डिस्क है, क्या है ना, ये अगर पता चल जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब धीरे धीरे हम लोग ये समझ में आने लगा है हम लोगों को कि ये किस टाइप का होगा। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ से ध्यान से निकालें, यहाँ से अगर हम ध्यान से निकालें तो ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है। अब ये कैसा है अभी हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग को कुछ समझने की ज़रूरत है।
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, जो सॉलिड स्फीयर है उसका सेंटर है, उसके सेंटर से ये जो छोटा वाला एलिमेंट लिया उसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, x। क्लियर है? तो वो डिस्टेंस क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब उतना बड़ा हमारे पास सॉलिड स्फीयर तो नहीं था, है ना, इसलिए आप इसी में समझने की कोशिश करिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। जो ये कंप्लीट होलो सॉलिड स्फीयर है ना, उसका सेंटर इसके बीच में होगा। मान लीजिए ये कहीं यहाँ कहीं है, कहीं यहाँ कहीं इसका सेंटर, आपको इसमें गड्ढा दिख रहा होगा, ये कहीं इसका सेंटर है कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का। अब इसको ध्यान से देखिए, तो इस वाले पोर्शन का भी इधर कहीं इसके बीच में, यानी इधर कहीं सॉलिड इसका सेंटर होगा। तो अब देखिए, ये देखने से लग रहा है इस वाले सेंटर के ऊपर ही है, लेकिन इसमें कुछ थिकनेस है ना। अब ये थिकनेस क्या है, यही थिकनेस को हम लोग वहाँ पे dx बोल रहे हैं। ये dx क्या है, जो इस वाले कटा हुआ पोर्शन का जो ये थिकनेस है ना, यही थिकनेस ये dx के इक्वल है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका जब थिकनेस है तो इस वाले पोर्शन का सेंटर क्या होगा, dx/2 पे होगा, यानी इसके बीच में और इस सेंटर के ऊपर होगा। तो ये dx/2 हो गया, और यहाँ सेंटर, यानी इस वाले रियल सेंटर और ये छोटा वाला एलिमेंट है, इसके सेंटर का बीच कुछ गैप होगा बीच में। ऐसे रखेंगे तो कुछ ऊपर तो होगा ना, रियल सेंटर से कुछ ऊपर होगा इस छोटे वाले एलिमेंट का सेंटर। ये समझ में आ रहा है? तो वही डिस्टेंस x है कि रियल सेंटर से इस छोटे वाले जो हमने एलिमेंट लिया है उसका सेंटर कितना ऊपर है, तो वो कितना ऊपर है, x के इक्वल। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब चलिए, ये जो हम लोगों ने क्या बोला, ये जो छोटा एलिमेंट काटे हैं ना, ये इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। इस वाले एलिमेंट जो यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसको एलिमेंट को निकाला, यहाँ पे रखा, तो ये ऊपर वाला जो ये रिंग लिया है ना, पहले उसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसको ड्रॉ किया इस तरह से। क्लियर है? अब हमने क्या बोला, ये इस टाइप से कटा हुआ होगा। 3D में देखने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए इस तरह से ये बोर्ड के पीछे है, ये बोर्ड के फ्रंट में है, यानी ऐसा कुछ कटा हुआ है। अब ये देखिए, ये नीचे वाले जो ये रिंग है, ये सिंगल वाला जो थीटा के बाद डी थीटा जाके लिया है, उसको हम लोग फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वो मान लीजिए कुछ इस टाइप का है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें भी क्या है, ये इस तरह से सर्कल टाइप के 3D में अगर सोच के देखें तो ये जो सॉलिड स्फीयर था ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन हमने ऐसे काटा है, वो बेसिकली ये पोर्शन जो कटा हुआ है ना, यही है जो कि कुछ इस टाइप से कटा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से। फिर हमने ये दूसरा जो काटा है ना, ये सब तो पीछे होगा बोर्ड के, है ना, क्योंकि पीछे वाले ये केवल फ्रंट में है। तो ये जो सेकेंड पोर्शन से यहाँ से कटा हुआ दिख रहा होगा, जो इसको अलग कर रहा है, ये वाला पोर्शन है। जो आपको गैप दिख रहा होगा ना, ये वाला पोर्शन ये कटा, और ऊपर वाला ये वाला पोर्शन बीच में जो कटा है वो ये कटा, दो जगह से काट दिया। तो देखिए, यहाँ से काटे और यहाँ से काटे, तो ये बीच में कुछ गैप है, वही गैप ये है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से फील कर देते हैं, इसको एक दूसरे से मिला देते हैं इस टाइप से। ये कुछ बड़ा हो गया है ना, ये सेम ही रहेगा, ऐसा इस टाइप से कुछ मिला देते हैं। अब कुछ दिख रहा है। अब देखिए, ये एलिमेंट बेसिकली इसी को हमने बड़ा स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखा दिया है। यही स्ट्रक्चर है जो इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका ये अपर सरफेस ये है और लोअर सरफेस ये है। क्लियर है? देखिए, सॉलिड है ना, सॉलिड है कि नहीं सॉलिड है। अब इसका ये थिकनेस कितना है, ये थिकनेस कितना है, जो कि हम यहाँ पे लिया था dx, तो इसका ये हाइट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, dx। देखिए, यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत पतला एलिमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये dx जो है बहुत छोटा है। अब चलिए बात करते हैं इस छोटे वाले एलिमेंट के बारे में कि ये कैसा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये CD के कैसेट की तरह ही है, जिसका कुछ थिकनेस है ना, लेकिन बहुत कम है। तो ये किस टाइप को हम बोल सकते हैं, इसको डिस्क बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी जो सॉलिड स्फीयर में जो छोटा सा जो एलिमेंट लिया हमने, वो कैसा है, डिस्क टाइप का है, ठीक है। तो ये डिस्क ही है, जिसका यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा होगा, पर ये इस टाइप का है जो कि डिस्क टाइप का है, जिसका थिकनेस बहुत कम है। तो ये कैसा स्मॉल एलिमेंट के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है कि ये किस टाइप का है, डिस्क टाइप का है। जब हम लोग को स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल गया, तो अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली लिख सकते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जो कि इसमें इस तरह से कुछ पास हो रहा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए, ये जो एलिमेंट लिया है वो डिस्क है, तो इसको हम कुछ ऊपर करते हैं इस तरह से, और फिर इसको ध्यान से देखिए, ये 3 पार्ट में कट गया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा डिस्क निकला है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है जो कि एक डिस्क टाइप का है, उसमें देखिए उसके सेंटर से ही तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, mr²/2। हम लोगों ने डिस्क के केस में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन
किसी डिस्क के सेंटर से पास होता है, जो कि इस केस में पास हो रहा है, तब उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr²/2 के इक्वल आता है। ये किस टाइप का स्मॉल एलिमेंट है? डिस्क टाइप का, जिसका मास कितना है? तो अब देखिए ये स्मॉल क्या है? छोटा। और हम लोग बात करते हैं बार बार क्या, अगर छोटा है तो छोटा ही होगा। तो इसका मास कितना है? स्मॉल है तो स्मॉल dm ले लेते हैं, और इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di। तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा पहले di फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एक बार di फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कंप्लीट ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो चलिए di लिखते हैं। di कैसे लिखेंगे? तो di इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पढ़ा था, mr²/2 होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से जाता है, जो कि यहाँ पे जा रहा है। तो m कितना है? ये dm के इक्वल डिस्क का मास इनटू इस डिस्क का रेडियस। तो हमने यहाँ पे रेडियस क्या लिया था? स्मॉल r, जो कि ये है। क्लियर है? तो डिस्क का रेडियस क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने लिया था स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ di है, तो di का इंटीग्रेशन हम लोग बार बार पढ़ते हैं, क्या होगा? i। और ये i क्या है? यही i तो हम लोग को फाइंड करना है, जो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ देखिए dm है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, dm इंटू r² डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से इसको अगर हम देखें तो अगर i मुझे फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो इसमें देखिए, अगर dm मुझे पता चल जाए, r पता चल जाए, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वही फाइंड करते हैं। तो dm से पहले हम लोग r फाइंड करेंगे, क्योंकि r फाइंड करना ईजी है। तो देखिए r के लिए जैसा कि हम लोगों ने होलो स्फीयर में बात किया था, इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हमने क्या किया, एज इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ किया। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ कितना डिस्टेंस है? r, जो कि इस डिस्क का रेडियस है, r पे गया। फिर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सेंटर है, तो सेंटर बनाया, इसको इस तरह से मैच कर दिया। अब देखिए ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? r के इक्वल, क्योंकि ये रेडियस ही तो है इस सॉलिड स्फीयर का। तो हमने ये r लिख दिया। अब यहाँ 90 डिग्री है, अब ये एंगल कितना है? थीटा। अब देखिए ये डिस्टेंस भी हम लोगों ने कुछ लिया है, अभी समझा है। x क्या था? देखिए ये छोटा डिस्क जो है स्मॉल एलिमेंट, उसका सेंटर यहाँ है, और मेन सेंटर जो इस सॉलिड स्फीयर का है वो यहाँ है, ठीक है। और ये x क्या था? मेन सेंटर से इस स्मॉल एलिमेंट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो x था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो ये कितना हो गया? x। यहाँ क्लियर है? अब यहाँ अगर इसको ध्यान से देखें राइट एंगल ट्राइंगल को, तो क्या लिख सकते हैं? इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी स्मॉल r का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे x है तो x स्क्वायर। ये रिलेशन समझ में आया कैसे लिखा? ये तो बच्चों वाली है ना, 8th 9th में पढ़ाया जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, जो कि हमने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए r स्क्वायर के बारे में कुछ पता कर सकते हैं कि r स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर क्या होगा? ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए r के बारे में हम लोग पता कर लिए हैं क्या होगा, है ना। अब हम लोग को dm के बारे में पता करना पड़ेगा। अब देखिए अगर सॉलिड स्फीयर की मैं बात करूं, मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के केस में हम लोग अच्छे से डिस्कस किया था कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसके लिए कौन सी डेंसिटी डिफाइन होता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको 12th में आने वाली ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट और भी टॉपिक्स है जिसमें उसका यूज होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डीएम की बात करेंगे। तो डीएम हमने ये पता कर लिया कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए कौन सा डेंसिटी डिफाइन होगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो डीएम क्या हो जाएगा? डीएम की अगर हम बात करें तो डीएम इक्वल टू रो इंटू, अब इसके लिए डीवी होगा। अब यहाँ डीवी क्या होगा? तो जितने वॉल्यूम पे मुझे मास फाइंड करना है, तो कितने वॉल्यूम पे फाइंड करना है? ये डिस्क का जो वॉल्यूम आएगा, इसको हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है जिसको हमने डिस्क बोला है, वहीं अगर उसका अगर हमें डीवी फाइंड करना है तो इसको हम सॉलिड सिलेंडर मान के डीवी फाइंड कर लें। क्योंकि सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, देखिए ऐसा कुछ होता है जिसका ये आर होता है रेडियस, इसका कुछ हाइट होता है, बिल्कुल होता है ऐसा सॉलिड स्फीयर। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? तो बेस का एरिया देखिए, बेस का एरिया क्या होगा? ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू, अब इसको ध्यान से देखिए हाइट कितना है? एच, तो एच आ गया। ये होता है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इसमें भी कुछ हाइट है और ये क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर ही है, बिल्कुल सर्कुलर ही है, जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है। तो सेम कंडीशन बन रहा है,
तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट आया है जिसको हमने डिस्क बोला था, उसी में अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसको सॉलिड सिलेंडर लेकर के फाइंड कर सकते हैं डीवी। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि डीवी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अगर मुझे डीएम फाइंड करना है तो डीवी का पता करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं डीवी की बात करूँ तो ध्यान से देखिए, डीवी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसके बेस का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर जो कि इस डिस्क का रेडियस था, आर स्क्वायर इंटू ये देखिए हाइट कितना है डी एक्स के इक्वल, तो हमने डी एक्स कर दिया। क्लियर है। वैसे भी क्या होता है, जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसको भी देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये एच ही तो है, देखिए ये डी एक्स जो है वो एच के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने डी वी फाइंड कर लिया। अब हम लोग डी एम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब डी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसको आप ध्यान से देखिए, डी एम इज इक्वल्स टू रो है। अब यहाँ पे रो क्या था, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस सॉलिड स्फीयर का मास कितना है, एम के इक्वल, और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, बोलिए कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे, है ना, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसमें एज इट इज इसको हम लोग याद रखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम रो हो गया। अब हम लोग को डीवी फाइंड इसमें पुट करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से डीएम क्या फाइंड हुआ, अगर डीएम की हम बात करें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m अपॉन 4r क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए डीएम भी फाइंड हम लोगों को हो चुका है। अब डीएम फाइंड हो चुका है, यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर पता कर लिए हैं, तो क्या यहाँ पे डीएम पता है, आर स्क्वायर भी पता है, तो इस यहाँ से आई फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आई को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आई में क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 पहले से था तो हमने 1/2 लिख दिया। क्लियर है। अब डीएम के जगह क्या पुट करेंगे, जो अभी अभी फाइंड किया है वो कितना है, 3m अपॉन 4r क्यूब इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया डीएम। अब क्या फाइंड करना है यहाँ पे, देखिए स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले से स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर ही लिख देंगे, है ना। इस वाले आर स्क्वायर से बाद में रिप्लेस करेंगे, पहले उस दोनों आर स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आगे के कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन हो, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर इजिली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो कांस्टेंट क्या है, 3m कांस्टेंट है ना। 3m कांस्टेंट क्या होता है, जो पहले से गिवन हो। देखिए हमने क्या क्या लिया है, ये x लिया है यानी dx लिया है और r लिया है, तो ये वेरिएबल होगा। जो हमने लिया है वो वेरिएबल है और जो पहले से दिया है वो कांस्टेंट है। तो 3m पहले से दिया था तो बाहर निकाल दिया। अब देखिए ये 4 2 मिलके 8 हो गया, मल्टीप्लाई हो गए r क्यूब, ये भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बताइए, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर के पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में x का ही इंटीग्रेशन करेंगे ना। यहाँ तो r है ना, ये भी वेरिएबल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये जो r है उसको x के टर्म में लाए। तो यहाँ ध्यान से देखिए आर स्क्वायर जो है वो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। और ये x जो हमने लिया था तो ये x वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल है। तो ये वाला टर्म किस में है, x वेरिएबल में है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करना चाहते हैं ताकि इस x वेरिएबल का इंटीग्रेशन आसानी से x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल देखिए r के पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर की जगह इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वो कितना हो जाएगा, तो 3m अपॉन 8 कैपिटल आर क्यूब इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आया, स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया आर स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ सिंपल वेरिएबल x आ गया जिसको इंटीग्रेशन कर। तो देखिए आगे अब इसका कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले अभी लिमिट सेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मुझे i का कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो लिमिट का होना तो लाजमी बनता है ना। तो इसमें लिमिट सेट करेंगे। अब लिमिट क्या आएगा इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए ये लिमिट किस पे आएगा, x पे। क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। जो वेरिएबल होता है उस पर लिमिट हम लोग लगाते हैं। तो x को देखिए कहाँ से कहाँ चेंज होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका क्या यूज है हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल x, ये x एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, और ये ओरिजिन मान लीजिए।
तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, जो भी एक्सिस से ऊपर जाता है वो पॉजिटिव वाई वाला होता है, और नीचे आता है निगेटिव वाई होता है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये एक्स जो है हमने क्या किया था, इस सेंटर से ऊपर की तरफ इस छोटे एलिमेंट के सेंटर तक गया था। किधर गया था? ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ, है ना। और उसका जो डिस्टेंस था वही एक्स था, यानी एक्स एक्सिस से कहाँ गया था? ऊपर की तरफ। क्लियर है? उसी तरह हम एक्स एक्सिस के नीचे भी तो आ सकते थे। मान लीजिए इस सेंटर से इधर नीचे की तरफ आता है, यहाँ एक सेंटर आता जिसका इस तरह से कोई पोर्शन कटता। इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से कोई पोर्शन कटता तो नीचे भी तो आ सकते थे। यानी नीचे कहाँ तक आ सकते थे? यहाँ सेंटर से लेके ये मैक्सिमम आर तक आ सकते थे नीचे, और ऊपर भी यहाँ सेंटर से इस आर तक आ सकते थे। यानी देखिए अगर ध्यान से समझे तो ये एक्स कहाँ से कहाँ गया? इस सेंटर से नीचे माइनस आर तक। इसका अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, हमने बोला क्या, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन माने तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वाई एक्सिस कितना है? माइनस आर। तो इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पर 0, माइनस आर आ गया। ठीक है। और ये ऊपर वाले इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और ये वाई एक्सिस है तो इसको हमने क्या बोला? 0, प्लस आर। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन को वाई एक्सिस ले लिया है। अब ये जो लिमिट होता है जो हम लोग पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन में, उसका मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो ये एक्स जो है, ये एक्स जो कि सेंटर से डिस्टेंस है, वो मिनिमम कहाँ हो सकता है? माइनस आर। साइन भी आप ध्यान रखेंगे, ये माइनस आर आ जाए तो इसका लोअर लिमिट क्या हो गया? माइनस आर। क्लियर है? अब मैक्सिमम क्या हो सकता है? प्लस आर के इक्वल, आर प्लस आर हो सकता है, इसलिए प्लस आर लिख दिया। अब आर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ही आर है, उससे बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते। तो ठीक है, इसका लिमिट पता चल गया, माइनस आर से प्लस आर तक होगा। अब देखिए यहाँ माइनस आर से लेके आर तक है, अभी तक ये फील नहीं आया है कि आखिर इसी को माइनस आर से आर ही तक क्यों लिया, है ना। ये 0 से आर तक क्यों नहीं लिया, या फिर 0 से माइनस आर तक क्यों नहीं लिया, ऐसा भी तो ले सकते थे। ठीक है, तो अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, अगर हमने क्या बोला, यहाँ सेंटर से यहाँ अगर सेंटर होता तो इस टाइप से यहाँ को एक एलिमेंट यही जो कि यहाँ पे काटे हैं, यहाँ पे कुछ कटता, इस टाइप से कटता। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर सेंटर होता तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट, सेंटर के रिस्पेक्ट में इस टाइप से कोई एक एलिमेंट कटता। यानी क्या समझ में आ रहा है? सेंटर जैसे जैसे खिसकाते चलते हैं वैसे वैसे एक छोटा छोटा पार्ट में इस तरह से अलग अलग पार्ट में सर्कुलर सेक्शन कटता चल रहा है। तो इस सेंटर पे जब 0 से लेके माइनस आर तक आएंगे तो ये नीचे यानी हाफ सॉलिड स्फीयर पूरी तरह से कट चुका रहेगा माइनस आर तक आने पे। सेम यही चीज़ जब सेंटर से ऊपर तरफ जाएंगे तो जब इस सेंटर से थोड़ा ऊपर एक सेंटर लेते तो यहाँ पे एक इस तरह से सर्कुलर कटता, फिर ऊपर लिए तो यहाँ पे लिए हैं तो इस तरह से कटा है। यानी इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा आर ऊपर चलते चलेंगे तो अलग अलग सेक्शन में इस तरह से कटता चलेगा। यानी प्लस आर तक जाते जाते ऊपर का भी जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी सॉलिड स्फीयर का कवर हो चुका रहेगा। यानी जब हम माइनस आर से प्लस आर तक मूव करते हैं तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर छोटे छोटे पार्ट में यानी डिस्क टाइप में क्या है, कट चुका रहेगा, यानी कवर हो चुका रहेगा पूरा सॉलिड स्फीयर। इसलिए इसका जो लिमिट है वो माइनस आर से लेके आर तक गया है। यही सब समझना देखिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये कि मैथ है ना। तो यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो स्मॉल एलिमेंट के बारे में समझना होता है, वो किस टाइप से ले रहे हैं। फिर दूसरा जो होता है वो लिमिट के लिए होता है कि आखिर लिमिट हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने लिमिट कैसे सेट किया है। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3m अपॉन 8r³ को रहने देते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस आर से लेके आर तक ये जैसा लिमिट था वैसा कर दिया है ना। इसका स्क्वायर करिए तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, आर के पावर 4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसी फॉर्मूले पे आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर ये हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना, एक्स पावर 4 माइनस 2ab यानी 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो गया इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको 3m/8r³ रहने देंगे और r के पावर 4 एक कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो x हो जाएगा। यानी इसका जब r के पावर 4 का करेंगे तो r के पावर 4 इंटू एक्स हो गया प्लस x के पावर 4 का x के पावर 5 एक पावर इंक्रीज टोटल पावर है उससे डिवाइड कर दी, ये हो गया माइनस 2 कैपिटल R स्क्वायर ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज कीजिए तो x³ अपॉन टोटल पावर डिवाइड, तो ये हो गया
अब इसमें लिमिट -r से लेके r तक लगाना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी x जहाँ जहाँ है सब जगह +r एक बार पुट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -r पुट कर देंगे। तो इसको आप सोल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए इसको आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3m का यही रहेगा, 8r के पावर 3 रहा, ठीक है। जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आता है वो 16r के पावर 5/15 आता है, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए क्या क्या कट रहा है, 8 से ये 16 कट रहा है, 2 से, और 3 से ये 5 कट रहा है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट हुआ वो कितना कैलकुलेट होकर हुआ रहा है, r³ से यहाँ r³ कटेगा तो 2/5 mr²। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये जो 2/5 mr² आया है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है, वैसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से होते हुए जा रहा है। किस तरह से सेंटर से होते हुए जा रहा है हम लोगों ने अभी अच्छे से एग्जाम्पल लेके भी समझा था, एक आलू के हेल्प से, है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा कि कैसे हम लोग सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आया हो, यानी बहुत कम आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं आया होगा पर कम। पर जब आप इसको 1-2 बार सोल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। आप अगर नीट और मेंस का केवल एग्जाम देना चाहते हैं तो आप केवल सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, 2/5 mr²। इस डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जेईई एडवांस में बैठना चाहते हैं तो आप इसका डेरिवेशन भी जरूर ही देखें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि जेईई एग्ज़ाम जो होता है वो आपका रियलिटी में देखता है कि आपको कितनी समझ है किसी भी टॉपिक का, ठीक है। तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से एलिमेंट लेते हैं, किस टाइप से उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन जो भी यहाँ पे हुए हैं उसको किया जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है तो आप उतना दिमाग ना लगाए, सीधा याद रखें कि किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 2/5 mr² होता है। क्लियर है? आपका इससे आराम से काम निकल जाएगा। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। कोई भी अगर पहली बार जब देखता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो लगता है बड़ा, लेकिन जब आप 1-2 बार इसको सोल्व करेंगे खुद से बैठ के तो मुझे भरोसा है कि बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? फॉर्मूले के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी याद रखना है, क्योंकि हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतने, जय हिंद।